अपने व्यवसाय के प्रति, अपने काम या फिर अपनी नौकरी या फिर अपने पैसे के प्रति किस तरह से सोचता है, उसकी मनोदशा कैसी है, उसका सोचने का नजरिया क्या अपने व्यवसाय के प्रति, सबसे पहले अपने घर से सीखेगा कि इसके फादर का क्या व्यवसाय है। आपका मेजबान हरीश जानी और आपके लिए लेकर आया हूँ अपने शिक्षण अभिरुचि की क्लास नंबर 6 या फिर कह सकता हूँ टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है व्यावसायिक अभिवृत्ति। इसे बोलते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड। कहने का मतलब है कि व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या होती है या फिर व्यावसायिक प्रतिबद्धता क्या होती है। इस जैसा टॉपिक का नाम है वैसा इसका काम है। बहुत ही छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बीटीसी और बीटीटी के अंदर, हर बार आए और इस बार अभी आने की गुंजाइश है। तो कहने का तात्पर्य आपके टॉपिक का नाम है कि व्यावसायिक प्रतिबद्धता या फिर व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या होती है। देखिए, व्यवसाय का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी शिक्षक का अपना काम या फिर पैसा। कोई भी शिक्षक या फिर कोई भी व्यक्ति अपना किस तरह से अपना काम कर रहा है, पैसा कर रहा है, फिर उसकी नौकरी क्या है और वो नौकरी के प्रति अपनी सोच कैसी रखता है, उसकी मनोदशा कैसी है या फिर उसका क्या, उसको सोचने का तरीका कैसा है या फिर देखने का उसका किस तरह का है, मनोदशा है, उसे कहते हैं व्यावसायिक अभिवृत्ति। कहने का मतलब है कोई भी शिक्षक है, शिक्षक का काम क्या है, शिक्षक होना, बच्चों को पढ़ाना। अर्थात जैसे मैं शिक्षक हूँ तो मेरा क्या व्यवसाय है, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया करवाना। लेकिन मैं शिक्षण प्रक्रिया को मैं किस तरह से सोचता हूँ, मेरी कौन सी मानसिक प्रक्रिया के दौरान मेरा सोचने का तरीका क्या है, फिर मेरी मनोदशा क्या है अपने व्यवसाय के प्रति। क्या मैं ये सोचता हूँ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय है कि बच्चों को पढ़ाना, घर पे रहना, महीना आते ही एक तारीख होते ही मेरा पैसा उठाना, सैलरी उठाना, कि मुझे गवर्नमेंट पैसा दे रही है, मुझे क्या मतलब बच्चा पढ़े या ना पढ़े। या फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं जब भी विद्यालय जाऊँ 4-5 घंटे मैं इस तरह से बच्चों को पढ़ाऊँ कि बच्चों को अपना पूर्ण रूपेण अपना समय दूँ। कहने का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति, अपने काम या फिर अपनी नौकरी या फिर अपने पैसे के प्रति किस तरह से सोचता है, उसकी मनोदशा कैसी है, उसे कहते हैं व्यावसायिक अभिवृत्ति या फिर व्यावसायिक प्रतिबद्धता। देखिए, आपका टॉपिक है क्या, आपका टॉपिक का नाम देखो क्या है, व्यावसायिक अभिवृत्ति। जैसे ही अपन ये टॉपिक पढ़ लेंगे कि व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या क्या किसे कहते हैं और व्यावसायिक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति के अंदर या फिर शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण हो जाने चाहिए, जैसे ही अपने गुण पूरे होंगे तो फिर मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्यावसायिक अभिवृत्ति में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ये देखो, मैंने आपको पीडीएफ के साथ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो आपका टॉपिक क्या है, व्यावसायिक अभिवृत्ति। देखिए क्या होता है व्यावसायिक अभिवृत्ति। प्रोफेशनल एटीट्यूड। देखो, व्यवसाय अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, व्यवसाय का मतलब होता है आपका कोई भी काम है या आपकी कोई भी नौकरी है या फिर आपका कोई भी पैसा है। पैसा का मतलब होता है आपका काम या फिर नौकरी, आपकी काम जो भी आप कर रहे हो या आपका जो भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म को आपका सोचने का नजरिया कैसा है, उस व्यवसाय के प्रति आप अपनी सोच क्या रखते हो, आपका क्या आपकी मनोदशा कैसी है उस व्यवसाय के प्रति, या आपको देखने का, सोचने का क्या क्या आपका क्या है नजरिया है, या फिर उसके प्रति आपकी सोच कैसी है, उसे कहते हैं व्यावसायिक अभिवृत्ति। कहने का तात्पर्य है कि वापस से बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति द्वारा अपना कोई काम करता है। जैसे मैं शिक्षक हूं तो मेरा काम क्या, बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया करवाना। तो मैं अपने शिक्षण के प्रति या फिर मैं अपने शिक्षक होने के नाते मैं मेरे शिक्षण प्रक्रिया, फिर मेरी नौकरी के बारे में या फिर पैसे के बारे में, मैं मेरे काम के बारे में क्या सोचता हूँ। क्या मुझे विद्यालय जाके टाइम पास करना चाहिए या फिर जो भी जो समय जितना मेरे को सरकार देती पढ़ाने के लिए बच्चों को, उसके अतिरिक्त मैं समय लेके क्या मुझे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए, या बच्चों को जिन जिन सब्जेक्ट में कठिनाई है उन कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, उनका सही समय रहते उनका क्या उनका निदान करना चाहिए। इस तरह की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, व्यावसायिक अभिवृत्ति। कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक प्राणी अपनी भिन्न भिन्न सोच के, अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रिया के फलस्वरूप अपने व्यवसाय के प्रति अलग अलग सोच रखता है या फिर अलग अलग मनोदशा रखता है। इस प्रकार से सरकार ने विभिन्न प्रयास किए, आपके सिलेबस में टॉपिक जोड़ा है कि पहले से ही आप अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा सोचें कि मैं शिक्षक बनूंगा, शिक्षक बनूंगी। हालांकि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जैसे ही मैं शिक्षक या शिक्षिका बनूंगी या अध्यापिका बनूंगी, मैं विद्यालय जाने पे मेरा व्यवसाय के प्रति मेरा सकारात्मक रुख हो, मेरी मनोदशा अच्छी हो कि मैं विद्यालय जाऊं तो मैं बच्चों को पढ़ाऊं, मैं मेरा पूर्ण रूप समय बच्चों के साथ व्यतीत करूं, मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाऊं, मेरे सब्जेक्ट के अंदर प्लस बच्चों को औपचारिक प्लस अनौपचारिक शिक्षा में बच्चों को मैं पारंगत बनाऊं। इस तरह से मेरा क्या होना चाहिए, मेरी मनोदशा या सोचने का नजरिया होना चाहिए। तो कहने का मतलब व्यवसाय का मतलब आपका काम और अभिवृत्ति का मतलब आप काम के प्रति आपका सोचने का नजरिया कैसा है, आपकी मनोदशा कैसी है, फिर आपकी सोच कैसी है, उसे कहते हैं व्यावसायिक है अभिवृत्ति। ठीक है, तो इसकी अपने एक परिभाषा देखते हैं। देखो परिभाषा क्या है।
अपन क्या लिखते हैं, व्यावसायिक अभिरुचि की क्या लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परिभाषा। देखो, किसी व्यक्ति ये अपन इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, परिभाषा, कि किसी व्यक्ति के अपने व्यवसाय का मतलब उसका काम, उसका नौकरी या फिर उसका पैसा, ये अपने व्यवसाय में अपनी निष्ठा के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी या फिर अपनी उत्तरदायित्व की भावना के साथ, किसके साथ, उत्तरदायित्व की भावना के साथ, उत्तरदायित्व की भावना के साथ किसके साथ, निष्ठा, ईमानदारी, उत्तरदायित्व की भावना के साथ व समर्पण के साथ, भावना व समर्पण के साथ, समर्पण के साथ उस कार्य को करना, उस कार्य को करने की मनोदशा रखना, उस कार्य को करने की मनोदशा रखना क्या कहलाता है, आपका व्यावसायिक अभिवृत्ति कहलाता है। उसकी के साथ उस कार्य को करने की मनोदशा को क्या कहते हैं, मनोदशा को व्यावसायिक अभिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यावसायिक अभिवृत्ति कहते हैं, को व्यावसायिक अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, क्या, व्यावसायिक अभिवृत्ति। तो क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय के अंदर क्या करे, अपना निष्ठा, अपना उत्तरदायित्व है, अपने कर्तव्यनिष्ठ के परिणाम स्वरूप उसको क्या, उत्तरदायित्व की भावना, अपने समर्पण के साथ उसको क्या करने की क्या रखता है, मनोदशा रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, व्यावसायिक अभिवृत्ति। ठीक है, एक बात होती है कि अपने विद्यालय में देखते हैं, देखो अपने काम का क्या व्यवसायिक, अपन बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि, कौन कराता है, हमारे गुरुजी कराते हैं। कौन कराते हैं, शिक्षक करवाते हैं। कौन कराते हैं, आपके, कि सर हमारे व्यवसायिक, हमें व्यवसाय, सर हमारा टॉपिक का नाम है शिक्षण अभिरुचि, तो आपका व्यवसाय शिक्षण के अंदर कौन करेगा, गुरु शिक्षक करेगा। क्या करेगा, गुरु शिक्षक। और कई बार पूछा है कि शिक्षक का व्यवसाय गुण क्या है, या शिक्षक का व्यवसाय क्या है, कि सर शिक्षक का व्यवसाय है शिक्षण प्रक्रिया, क्या करवाना, शिक्षण अधिगम करवाना। क्या करवाना, शिक्षण अधिगम करवाना। शिक्षण अधिगम करवाना किसका व्यवसाय है, कि सर शिक्षक का है। किसका है, शिक्षक का। क्या है, कि सर शिक्षण अभिरुचि या फिर शिक्षण कार्य करवाना या फिर शिक्षण अधिगम करवाना, ये किसका व्यवसाय है, ये शिक्षक का व्यवसाय है। ठीक है, फिर क्या बात आती है कि सर हमारा जो शिक्षक है, शिक्षक सर एक हमारा राष्ट्र निर्माता है। क्या है, कि गुरुजी शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। बच्चे के परिवार के बाद व्यवसाय की धुरी कौन है, वो आपका विद्यालय या फिर उसके शिक्षक या फिर गुरुजन है। बच्चा सबसे पहले अपने घर के अंदर क्या सीखेगा, व्यवसाय, किस तरह से व्यवसाय करना चाहिए, उसका क्या, उसका सोचने का नजरिया क्या अपने व्यवसाय के प्रति, सबसे पहले अपने घर से सीखेगा कि इसके फादर का क्या व्यवसाय है, घर वालों को और क्या है, चाचा क्या करते हैं, ताऊ कैसे, सबसे पहले बच्चा किस पे, घर से। जैसे ही वो घर से विद्यालय में है तो विद्यालय में किसे, अपने गुरुजनों से सीखेगा उसका व्यवसाय की दूसरी धुरी कौन है, उसका कौन है, गुरु है। ठीक है, फिर बात आती क्या, गुरु है, गुरु को शिक्षण अधिगम किस तरह से करवाना चाहिए, कि सर गुरु को शिक्षण अधिगम क्या करना चाहिए, सर धनोपार्जन के लिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है, धनोपार्जन। गुरु को शिक्षण प्रक्रिया सर धनोपार्जन के साथ नहीं, धनोपार्जन के साथ नहीं बल्कि रुचि के साथ करवाना चाहिए। किसके साथ करवाना चाहिए, बल्कि रुचि के साथ करवाना चाहिए, बल्कि रुचि के साथ करवाना चाहिए। बात समझ में आई, वापस देख लो मैं क्या बता रहा हूं, कि सर शिक्षक है, शिक्षक का व्यवसाय क्या है, कि सर शिक्षक का व्यवसाय है सर शिक्षण अधिगम करवाना। शिक्षक का व्यवसाय क्या, शिक्षण अधिगम करवाना। लेकिन सर हमारा शिक्षक क्या है, सर शिक्षक सर हमारा राष्ट्र निर्माता है, और सर शिक्षण प्रक्रिया करवाएगा तो शिक्षक सर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपने रुचि के साथ करवाएगा। किसके साथ करवाए, रुचि के साथ। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षक व्यवसाय करवाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक को व्यवसाय अपने पैसे कमाने के लिए करवाना चाहिए या फिर रुचि के साथ बच्चों को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार करवाना चाहिए। कौन सा सही है, क्षमता और योग्यता के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका होता है व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या होती है। तो कोई भी व्यक्ति द्वारा अपने काम या फिर अपने पैसे या फिर अपनी नौकरी के प्रति उसके सोचने का क्या, सोचने का, देखने का मनोदशा या फिर तरीका क्या है, उसे कहता है व्यावसायिक अभिवृत्ति।
ठीक है। फिर बात आती है कि सर हमारे गुरुजी का व्यवसाय क्या है, शिक्षण कार्य करवाना। लेकिन सर शिक्षण कार्य कैसा करवाना, कि शिक्षण कार्य किस तरह से करवाना सर, अपनी रुचि और अपना क्षमता और योग्यता के अनुसार करवाना, वो क्या शिक्षण कार्य, बल्कि पैसे कमाने के लिए नहीं। फिर बात आती है कि सर हमारे जो गुरुजी होते हैं विद्यालय के अंदर, सर गुरुजी के सर अपने व्यवसाय के प्रति कौन कौन से गुण होने चाहिए, कि सर हम कैसे माने कि ये गुरुजी अपने व्यवसाय में कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि उसका व्यवसाय अच्छे से चले, या फिर उसके नाम हो, उसको विद्यालय में कहे ये सर हमें बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो सर कौन कौन से शिक्षक के अंदर गुण होने चाहिए जिसके प्रति उसका व्यवसाय अच्छे से चले, या व्यवसाय के उसके अच्छे कसौटियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कि हमारे शिक्षक में कौन कौन से व्यवसाय के प्रति गुण होने चाहिए। क्या आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्यवसाय के प्रति अच्छे शिक्षक के गुण। किसके गुण, आपके अच्छे शिक्षक के गुण। देखिए व्यवसाय के प्रति अच्छे शिक्षक कौन कौन से गुण है, देखिए फटाफट। मतलब कौन सा शिक्षक अच्छा होगा जो अच्छी तरह से क्या करवाता है, व्यवसाय कराता है। देखो पहला तो होना चाहिए शिक्षक का शारीरिक गुण। कौन सा होना चाहिए, शारीरिक गुण। शारीरिक गुण का मतलब क्या होता है कि शिक्षक अच्छा हैंडसम होना चाहिए। नहीं भाई, अच्छा तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चलेगा, काला गोरा होगा तो पढ़ा तो सकता है ना, कैसे पढ़ा सकता है। शारीरिक गुण का मतलब तो शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, मतलब शिक्षक का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। जब तक शिक्षक की मनोदशा, शिक्षक फिजिकल रूप से या मेंटल रूप से अच्छा नहीं होगा तब तक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य नहीं करवा पाएगा। तो कहने का मतलब है शिक्षक का कैसा स्वास्थ्य होना चाहिए, कि सर शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि सर एक तो शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है सर, ये मान लिया कि हमारे गुरुजी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गुरुजी को बुखार ना आए, गुरुजी की खांसी ना हो, गुरुजी कब कुछ भी ना हो। फिर सर हमारे सर गुरुजी ऊर्जावान होने चाहिए। ऊर्जावान का मतलब सर क्लास में आए तो सर को एनर्जी रहे, चाहे सर 1 घंटा पढ़ाए 2 घंटा पढ़ाए, सर को बिल्कुल भी कमजोरी महसूस ना हो, या फिर सर कहते चलो ठीक है आज इतना ही पढ़ेंगे, मन नहीं है। अर्थात हमारे गुरुजी कैसा होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। या फिर मैं कैसा कह सकता हूँ कि सर जो भी गुरुजी की आवाज़ होती है, गुरुजी की जो आवाज़, और सर जिस भाषा में सर गुरुजी भाषा की बात कर रहे हैं, तो सर गुरुजी की आवाज़ और भाषा का जो प्रस्तुतिकरण है, किसका प्रस्तुतिकरण, कि सर गुरुजी का जो आवाज़ और भाषा का प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही कैसा होना चाहिए, वो सर बहुत गम्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, बहुत गम्य होना चाहिए। ठीक है सर, हम समझ गए। फिर एक मैं उसके अंदर बात करूं कि सर जो गुरुजी की वेशभूषा होनी चाहिए, गुरुजी का जो पहनावा है वो सर उसकी गुरुजी की वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरुजी जो रात में घर पे कपड़े पहन के सो गए वही विद्यालय में पहन के आ गए। अर्थात कहने का मतलब है गुरुजी की वेशभूषा बहुत, गुरुजी अच्छे से पैंट शर्ट पहन के, शर्ट को अंदर डाल के ऊपर बेल्ट लगा के अच्छे से बटन बंद करके, बच्चा उसे सीखेगा व्यवसाय के प्रति कि मुझे भी बड़ा होकर ऐसे कपड़े पहनना है, इस तरह से मेरा चलने का तरीका, पहनने का तरीका होना चाहिए। या गुरुजी अपनी राजस्थान की विभिन्न प्रकार की पारंपरिक वेशभूषा पहन के है। इस तरह से गुरुजी कौन सा शारीरिक गुण होना चाहिए। फिर आता है गुरुजी का नैतिक गुण, कि गुरुजी में कौन कौन से अच्छे नैतिक गुण पाए जाने चाहिए। दूसरा आपका आता है गुरुजी कौन से गुण, नैतिक गुण। पहला कौन सा आ गया, शारीरिक गुण। इसके अंदर क्या है, एक तो गुरुजी का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, हमारे गुरुजी ऊर्जावान होने चाहिए, गुरुजी की आवाज़ और भाषा अच्छी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, गुरुजी की वेशभूषा क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है गुरुजी का नैतिक गुण। नैतिक गुण क्या होता है कि हमारे गुरुजी ऐसे होने चाहिए जो सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाले हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि विद्यालय के अंदर किसी प्रकार की समस्या है, या क्लास में 3 बच्चे आपस में, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी कुछ कह रहा है, किसी को मार रहा है, तीनों बच्चे गुरुजी के पास आए, गुरुजी को बोला सर ऐसे मार, लेकिन गुरुजी को लगा नहीं इस बच्चे को मारना या पीटना। अर्थात ऐसे गुरुजी नहीं होने चाहिए। ऐसे गुरुजी होने चाहिए जो तीनों बच्चों के बीच में क्या, सामाजिक न्याय क्या करे, सामाजिक न्याय क्या करे, उनको समझाए कि तीनों को नहीं लगना चाहिए, आप तीनों भाई हो, भाई जैसे रहो, एक कक्षा में पढ़ते हो, अच्छे दोस्त बनो, अच्छी पढ़ाई करो। अर्थात सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला हमारा गुरुजी होना चाहिए। वो बच्चों के बीच में विभिन्न प्रकार का न्याय करे कि ना तू गलत ना तू गलत, यदि गलत है तो उसको गलत बोलो, सही है तो सही बोलो। फिर दोनों के बीच में क्या करो, कोऑर्डिनेशन करो, समन्वय करो। समन्वय के परिणाम स्वरूप जो बच्चों के अंदर सामाजिक न्याय होता है, उस न्याय की पालन करने वाला हमारा क्या होना चाहिए, गुरुजी होना चाहिए। मतलब बच्चों में इस तरह से विश्वास पैदा कर ले बच्चों में कि नहीं हम इस सर के पास जाएंगे, वो सर हमें कभी भी गलत या सही नहीं बताएंगे, बल्कि हम सही रास्ता बताएंगे कि आगे से आपको गलती नहीं करनी, आगे से चोरी नहीं करनी, आगे से किसी को मारना नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी। अर्थात गुरुजी का नैतिक गुण कौन सा है कि सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला। कैसा, सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला। पहला कौन सा गुण है कि सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला।
सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला। ठीक है सर, हम समझ गए। दूसरा क्या सर, गुरुजी लड़के और लड़की के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, अर्थात कैसा रहे, निष्पक्ष रहे। गुरुजी कोई बच्चा नहीं पढ़ के आया, जितनी सजा लड़के को दे उतनी किसी को दे, गर्ल्स को दे। ऐसा नहीं कि छोरे को क्या बनाया मुर्गा, लेकिन गर्ल्स से क्या बना, उधर जाके हाथ खड़े कर दो। ऐसा हमारे गुरुजी नहीं होने चाहिए। या तो फिर गर्ल्स को भी हाथ खड़े कराओ और बॉयज़ को भी कराओ, या फिर बॉयज़ को मुर्गा बना रहे तो लड़की को भी मुर्गी बनाओ। इस तरह के हमारे गुरुजी होने चाहिए, अर्थात कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। फिर हमारे गुरुजी कैसे होने चाहिए कि सर हमारे गुरुजी बहुत ही दयालु होने चाहिए। कैसे होने चाहिए सर, हमारे गुरु सर दयालु, सबके प्रति सर आराम से बात करें, सॉफ्ट कॉर्नर वाले होने चाहिए। और सर दयालु के साथ हमारे गुरुजी सर कैसे होने चाहिए कि सर हमारे गुरुजी संवेदनशील होने चाहिए। कैसे होना चाहिए कि सर संवेदनशील, आराम से हर व्यक्ति की आराम से बात सुने, पूर्ण रूपेण बात सुनने के बाद अपना क्या रखे, मत रखे, अपनी बात सुनाए। ऐसे हमारे गुरुजी क्या, संवेदनशील, बच्चे के प्रति, किसी भी जेंडर के प्रति, बूढ़े के प्रति, छोटे बच्चे के प्रति, लेडीज़ के प्रति हमारे गुरुजी कैसे होने सर, संवेदनशील होने चाहिए। फिर सर हमारे सर गुरुजी कैसे सर, धैर्यवान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए सर, धैर्यवान होने चाहिए। एक आप गुरुजी कैसे होने चाहिए, धैर्यवान। कुछ भी हो सर, गुरुजी गुस्सा आ जाए लेकिन गुरुजी अपना धैर्य ना खोए, अपना आपा ना खोए। क्लास में किसी बच्चे के ऊपर गुस्सा आ गया, लेकिन ऐसे शिक्षक नहीं होने चाहिए गुस्से के अंदर बच्चे को खड़ा करके मारना शुरू कर दिया, बच्चे को पता नहीं कान फट गया, कहाँ पे लगी कहाँ पे नहीं लगी। ऐसे हमारे गुरुजी नहीं, गुरुजी सर बहुत कैसे होने चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए। और धैर्यवान के साथ सर कैसा, सर हमारे गुरुजी विनम्र होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, विनम्र भाव वाले, अर्थात बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वाले, सबके प्रति अच्छे से बात करे। और सर हमारे गुरुजी का जो कैरेक्टर होता है ना सर, हमारे सर गुरुजी कैसे होने चाहिए सर, उच्च चरित्र वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, उच्च चरित्र वाले। ऐसे सर हमारे गुरुजी होना चाहिए, जिनका सर करेक्टर क्या होता, उनका करेक्टर देखकर गांव वाले भी उनसे जुड़े और लोग भी उनसे विद्यालय में आए, उनसे इंस्पायर होकर और बच्चे एडमिशन ले। ऐसे हमारे गुरुजी, उनका क्या होना, उनका सर करेक्टर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। फिर आता सर हमारे गुरुजी का मनोवैज्ञानिक या फिर मानसिक गुण कौन कौन सा होना चाहिए। फिर तीसरा आपका क्या आता है कि हमारे गुरुजी का मानसिक गुण कौन सा होता है। तीसरा आपका आता है मानसिक गुण, कि सर हमारे गुरुजी का मानसिक स्तर सही है कि नहीं, हम कैसे पता करेंगे कौन कौन सा गुण होना चाहिए। एक तो आपका गुरुजी होता है सर, उसका एक तो मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। मनोविज्ञान का मतलब बच्चे की पूर्ण रूपेण पता करें कि बच्चे को किस प्रकार की समस्या है, पहले से शिक्षक उनके भाव को जानकर विभिन्न प्रकार के क्या पता करे, अर्थात क्या हो, मनोवैज्ञानिक का ज्ञाता हो, मनोविज्ञान का ज्ञाता हो। फिर सर गुरुजी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे अपनी विषय वस्तु का ज्ञाता होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, विषय वस्तु को ज्ञाता। मानो कि मैं आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़ा रहा हूँ, जब तक मेरे को ही नहीं पता शिक्षण अभिरुचि क्या है तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। अर्थात अपने विषय वस्तु को क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, उसका समुचित ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, उसको प्रत्येक बालक के प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। बालक के प्रकृति का ज्ञान, कि बालक की मनोदशा कैसी है, बालक का सामाजिक परिवेश कैसी है, बालक की मातृभाषा कैसी है, या फिर बालक कौन से परिवेश से आता है, बालक औसत बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, प्रतिभाशाली बच्चा है। अर्थात बालक की प्रत्येक प्रकृति का ध्यान वाले हमारा गुरुजी होना चाहिए। इस तरह से गुरुजी का क्या माइंड होना चाहिए, गुरुजी के माइंड में रहे ये बालक औसत बुद्धि का है, इस बालक को किस तरह से बढ़ाना, इस बालक को प्रतिभाशाली बच्चे की ओर ले जाना। इस तरह से बस हमारे गुरुजी क्या होना चाहिए, बालक की प्रत्येक प्रकृति का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बालक के प्रकृति का ध्यान रखने वाला। फिर क्या होना चाहिए, हमारा सर गुरुजी ऐसा होना चाहिए जो क्या हो सर, जो सर सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। किसे रहे, सामाजिक बुराइयों से सर लगाव नहीं करे, या फिर सामाजिक बुराइयों को क्या करे, खंडन करे सर। जैसे आपके समाज में विभिन्न प्रकार के बाल विवाह हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी साथ आके खड़े हो गए, नहीं सर बाल विवाह तो होने चाहिए, मैं खुद साथ चलूंगा बाल विवाह में, मैं खुद खाना खाने चलूंगा बाल विवाह में। ऐसे हमारे गुरुजी नहीं होने चाहिए। ऐसे गुरुजी होने चाहिए, हमारे शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो समाज की विभिन्न प्रकार की क्या व्याप्त जो कुरीतियाँ है उन कुरीतियों का खंडन करे, समय समय पर उनको क्या करे, हटाए। ऐसे सर हमारे क्या होने चाहिए, गुरुजी होने चाहिए। और सर एक सर हमारा ऐसा गुरुजी होना चाहिए जिन्हें सर गुरुजी के अंदर कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो गुरुजी का। गुरुजी कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई इस विद्यालय के अंदर कोई प्रोग्राम करा रहे हैं, उस समय सर गुरुजी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैं बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार अच्छे प्रकार से मैं कर सकता हूँ। और वो कौन सा बच्चे, वो शिक्षक का कौन सा गुण होता है, वो शिक्षक का आत्मविश्वासी गुण होता है। कौन सा होता है, ये सर हमारा गुरुजी है वो कौन सा सर, आत्मविश्वासी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। इस तरह से आपका कौन सा गुरुजी गुण है, ये आपका मानसिक गुण है। पहला कौन सा गुण है, शारीरिक गुण क्या, अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जावान, आवाज एवं भाषा का प्रस्तुतिकरण बोधगम्य। फिर आता वेशभूषा अच्छी। फिर नैतिक गुण,
सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाला गुरुजी हमारा होना चाहिए, ठीक है सर। फिर गुरुजी सर किसी में भेदभाव ना करे, कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। फिर से गुरुजी दयालु होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, उच्च कैरेक्टर वाला होना चाहिए। फिर आता है गुरुजी का मानसिक गुण, कैसा होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, अपने विषय वस्तु का ज्ञाता हो, बालक के प्रकृति का ध्यान रखने वाला हो, सामाजिक बुराई को खंडन करने वाला और आत्मविश्वासी हो। फिर आता है अंतिम आता है कि सर हमारे शिक्षक के या फिर हमारे गुरुजी के अन्य कौन कौन से गुण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं सर, कि हमारे सर गुरुजी के अन्य कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो देखो कौन कौन से गुण हो सकते हैं आपके गुरुजी के। लास्ट आपका चौथा क्या आता है, अन्य गुण। तो देखो कि आपके गुरुजी के और कौन कौन से गुण हो सकते। देखो पहला आपका गुरुजी गुण क्या होना चाहिए कि सर जो हमारा गुरुजी है सर कुशल नेता होना चाहिए। कुशल नेता का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया था, नेता का मतलब विद्यालय का नेता, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, क्लास का कौन होता है, शिक्षक। अतः सर कुशल नेता होना चाहिए, जिस क्लास में शिक्षक जाए उस क्लास को अच्छी तरह से मेंटेन करे, उस क्लास को अपनी भाषा के अंदर अपने विचारों को आदान प्रदान करे, अतः उसका संप्रेषण कौशल सही हो, उस कक्षा का उसको सुचारू रूप से क्या करे, संचालित करे। ऐसा सर हमारा क्या होना चाहिए, कुशल नेता होना चाहिए। फिर सर हमारे गुरुजी सर समय का पाबंदी होना चाहिए, समय का पाबंदी होना। ऐसे नहीं हो सर गुरुजी 7:30 का टाइम है, गुरुजी 8 बजे आ रहे हैं, अरे लेट हो गया था, अरे घर पे काम हो गया था, या फिर इंटरवल में चलो मैं घर जाके आता हूँ, वो गाय वाय खेत में घुस गई, गाय को बाहर निकालते हूँ। ऐसे सर हमारे गुरुजी नहीं होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, समय का कैसे होना चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। एक सर हमारे गुरुजी आशावादी होने चाहिए, कोई भी काम करे उसके प्रति गुरुजी को विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। एक सर हमारे गुरुजी समाज सुधारक होने चाहिए, समाज को सुधारने की प्रकृति रखने वाले, अर्थात समाज में किसी प्रकार की व्याप्त क्या है, बुराइयां है, उन बुराइयों को खंडन करने वाले हमारे से क्या होना चाहिए, गुरुजी होने चाहिए। प्रत्येक प्रकार की सामाजिक बुराइयों क्या करे, खंडन करे। फिर सर हमारा गुरुजी कैसे होने चाहिए कि सर हमारे सर गुरुजी कैसे होने चाहिए, अच्छे अध्ययनशील होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अच्छे अध्ययनशील। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने 1 साल पहले पढ़ा था 9th का पहला चैप्टर, लेकिन इस साल मैं इसको वापस नहीं पढ़ रहा हूँ, जितना मेरे को पहले साल याद था उतना ही मैं क्लास में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हमारे सर गुरुजी ऐसा होना चाहिए, सर गुरु ऐसा होना चाहिए जो सर निरंतर रूप से अपने विषय वस्तु को क्या रहे, अपने पास में रहे, विषय वस्तु के कॉन्टेक्ट में रहे। जैसे मैं आपको शिक्षण अभिरुचि पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे निरंतर रूप से आपका जब तक एग्जाम नहीं हो या फिर एग्जाम के बाद भी मुझे वर्ष पर्यंत आपके सब्जेक्ट से क्या कॉन्टेक्ट रखना पड़ेगा। जब तक मैं कॉन्टेक्ट रखूंगा, इसमें क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ घटानी है, कौन से प्रश्न है, कौन से प्रश्न को ऐड करना है, कौन से टॉपिक में कोई चीज़ नहीं जोड़नी है, या कौन सा सिलेबस नया जुड़ा है। इस तरह से गुरुजी की अपने विषय वस्तु के बारे में क्या होना चाहिए, अध्ययनशील हो चाहिए, निरंतर रूप से वर्ष पर्यंत पढ़ने वाले हमारे गुरुजी होने चाहिए। और फिर आपके क्या होती है कि सर हमारा गुरुजी होता है वो सर हमारा गुरुजी मार्गदर्शक होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका कि सर हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए, हमें समय समय पर क्या करे सर, मार्गदर्शक करे, हमें सर मोटिवेट करे, हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए सर, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हमें किस तरह का ज्ञान होना चाहिए। फिर सर हमें सर विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्रदान करे। सुविधा कैसे सर हमें क्लास में लाइट नहीं, सर लाइट की व्यवस्था करे, विभिन्न प्रकार के सर हमें कैसा हो सर हमारा सुविधा प्रदाता हो, और एक सर हमारा सुगम करता सर हमें कोई भी प्रकार की कठिनाइयाँ है उसके अंदर सर मैं सुगम विभिन्न प्रकार का अच्छा सा रास्ता बता के उन रास्ते का सोल्व करने वाला हमारा कैसा होना चाहिए, गुरुजी होना चाहिए। इस तरह से ये आपके गुरुजी के विभिन्न प्रकार के क्या है, ये आपके गुरुजी क्या विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार अन्य गुण है। या फिर यूं कहूं कि सर गुरुजी है सर बच्चे के बीच में कैसा संबंध रखे सर, मित्रवत संबंध रखने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि सर मित्रवत संबंध रखने वाला होना चाहिए। या फिर मैं कैसा कह सकता हूँ कि सर विद्यालय में वातावरण अच्छा नहीं है, तो वातावरण को कैसा कि सर विद्यालय में मानो कि वातावरण अच्छा नहीं है, तो सर वातावरण को सरस बनाने वाला हमारा गुरुजी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, वातावरण को सरस बनाने वाला। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि सर विद्यालय के अंदर प्रॉपर लाइट नहीं है, बरसात से पानी टपक रहा है छत से, तो सर गुरुजी वातावरण क्या अपना सरस बनाए। यदि किसी कक्षा के अंदर किसी बच्चे की पढ़ने की रुचि नहीं है, इस तरह से बच्चे की अरुचि को क्या करे, रुचि में परिवर्तित करे, तो क्लास का कैसा वातावरण बने, सरस बने। या फिर सर हमारे गुरुजी ऐसा होना चाहिए जिनका संप्रेषण कौशल कैसा हो, अच्छा संप्रेषण कौशल हो। कैसा हो, अच्छा संप्रेषण कौशल वाले हमारे क्या होने चाहिए, हमारे सर गुरुजी होने चाहिए, अच्छे संप्रेषण वाले। या फिर मैं क्या बोलूँ सर कि सर हमारे गुरुजी ऐसे होने चाहिए जो सर समय समय पर सर हमें क्या बोले कि सर हमें विभिन्न प्रकार का क्या करे सर, वो सर किसी भी चीज़ के अंदर कैसा रहे सर, निष्पक्ष भाव रखने वाला। कैसा रखने वाला, निष्पक्ष भाव रखने वाला, निष्पक्ष भाव रखने वाला। ये आपके विभिन्न प्रकार के गुरुजी क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। और कौन सर, ये सर गुरुजी 4 प्रकार के गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण देखो फटाफट एक बार आप।
पहला आपका कौन सा गुण है कि सर गुरुजी का कैसा शारीरिक गुण अच्छा होना चाहिए, सर नैतिक गुण अच्छा होना चाहिए, मानसिक गुण होना चाहिए और अन्य गुण होना चाहिए। इस तरह से ये आपके क्या, इस तरह से ये आपके क्या 4 प्रकार के गुरुजी क्या आपके गुण है, 4 प्रकार के गुण हैं। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के गुरुजी गुण है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि सर गुरुजी कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या होता है, व्यवसाय का मतलब क्या होता है सर। फिर आती सर अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति अपने काम या फिर पैसे किस तरीके से करने, उसका सोचने का क्या नजरिया क्या तरीका है, उसे कहता है व्यवसायिक अभिवृत्ति। फिर आती सर गुरुजी का व्यवसाय क्या होता है, शिक्षण कार्य करवाना। शिक्षण सर क्या एक व्यवसाय है और गुरुजी सर क्या एक राष्ट्र निर्माता है। तो सर शिक्षण को अपनी रुचि, अपना क्षमता और योग्यता के अनुसार सर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, न कि पैसे कमाने के लिए। फिर बात आती है सर हमारे अच्छे शिक्षक कौन कौन से गुण हैं। ये तो आपके शारीरिक गुण है, एक नैतिक गुण है, एक मानसिक गुण है, एक अन्य गुण है। इस प्रकार से आपका टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक का नाम क्या है, व्यवसायिक अभिवर्ता, व्यवसायिक अभिवर्ती। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षक का गुण है, या फिर अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपके पिछले 20 TC में आज तक इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आए अपन इस चैप्टर के अंदर सोल्व करते हैं। अब अपन बात करते हैं MCQs की। आपकी थ्योरी सिर्फ इतना ही है कि व्यवसायिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं और अच्छे शिक्षक के अंदर कौन कौन से व्यवसाय के गुण होने चाहिए। ये आपकी थ्योरी में सिर्फ इतना ही चैप्टर आता है। फिर बात आती है इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अपन अगला करते हैं, अपन के MCQs 5 से 6 MCQs लेके आए जो आपकी पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। सिर्फ वही लेके आए जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करके आज अपन इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे क्या, सामाजिक संवेदनशीलता, जो आपका अंतिम चैप्टर होने वाला है शिक्षण अभिरुचि का। इसका नाम क्या है, सामाजिक संवेदनशीलता। उससे पहले अपन बात करते हैं इसमें किस किस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इनके क्वेश्चन हो गई, आपका बिना किसी प्रकार का समय खराब किए। लेकिन हाँ, इतना आप जरूर बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो कंटेंट कैसा है। कंटेंट का कहने का मतलब आपको जो मैं सिलेबस का जो चीज़ें पेश कर रहा हूँ, आपको जो चीज़ें नोट्स लिखा रहा हूँ वो नोट्स कैसे हैं। और सर नोट्स के साथ मुझे ये भी बताइए कि सर आपकी क्लास कैसी लगती है, मेरी क्लास आपको कैसा लगती है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए ताकि मुझे आपसे उनसे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो देखो आपको अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपने अपने किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, प्रीवियस कैसे क्वेश्चन आए। देखो पहला आपका क्वेश्चन ऐसा आया था एक बार किसके अंदर, आपके 20 TC के अंदर क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे। देखो छात्र को क्या करना है, छात्र को पढ़ाना सिखाना है अध्ययन की ओर ले जाने के लिए। जैसे आपके अंदर आप क्या करो, आपका काम क्या, पढ़ाना। जैसे ही बच्चा विद्यालय में आए आपको बच्चों को क्या पढ़ाना सिखाना है, किसकी ओर ले जाना, अध्ययन की ओर ले जाना। अध्ययन की ओर ले जाने के लिए आप अपने व्यवसाय के लिए आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन क्या है, आप बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, दंडित करेंगे या उन्हें प्रेरित करेंगे। देखो सीधी सी बात है, आपका विद्यालय में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, सीधी बात है। देखो तीसरा उन्हें क्या, आप नहीं पढ़ेगे बच्चों आप क्या करोगे। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा उसकी पिटाई करोगे क्या, नहीं सर पिटाई कैसे कर सकते थे। हमारे RT में सीधा मना किया हुआ। RT जो अपने राजस्थान एजुकेशन जो आपका है, राजस्थान का शिक्षा अधिकार अधिनियम है जो 2009, उसके अंदर सीधी बात की बच्चे को मार नहीं सकते आप। तो सर बच्चे को मैं दंडित तो नहीं कर सकता सर। ठीक है सर, मैं बच्चे की प्रशंसा कर सकता हूँ, लेकिन सर हमेशा प्रशंसा करूंगा सर मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। मैं हर बार बोलता हूँ तू बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छा करता, बच्चा क्या सोचता है मैं तो हर बार अच्छा करता हूँ। तो हर बार बच्चे की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। फिर आती है कि सर बच्चे को प्रेरित करूँ। ठीक है सर, मैंने बच्चे को प्रेरित कर दिया, मैंने सर बच्चे को मोटिवेशन दिया कि इधर आ रे, तेरे को पढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में पढ़ने से अच्छा इंसान बनेगा, तू बड़ी बड़ी नौकरी लगेगा, IAS बनेगा, RS बनेगा, SDM बनेगा, SI बनेगा, टीचर बनेगा, किसी भी बराबर बन सकता है। मैंने बच्चे को मोटिवेशन दिया। तो सोचो बच्चे का मोटिवेशन कितने दिन रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना ज़्यादा। लेकिन बच्चे का एक समय के बाद बच्चे क्या मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बच्चे को क्या करूँगा, पुरस्कृत करूँगा। क्या करूँगा, पुरस्कृत। मैंने बच्चे को बोला कि तेरे क्लास के अंदर पहले स्थान जो लाएगा उसको मैं एक स्कूटी दूंगा। क्या दूंगा, एक स्कूटी दूंगा। बच्चे को क्या मिला, एक मोटिवेशन मिला। क्या मिला, एक फीडबैक मिला। एक क्या मिला, एक बच्चे को पुनर्बलन मिला। क्या मिला, पुनर्बलन मिला। कैसे मिला, मैंने कहा जो बच्चा क्लास में पहले स्थान लाएगा उसको मैं स्कूटी दूंगा। बच्चे ने उस स्कूटी को पाने के लिए 1 साल बाद बच्चे का एग्जाम है, लेकिन बच्चे ने उस 1 साल को अपने अध्ययन के प्रति क्या कि इतनी मेहनत की जो मोटिवेशन से नहीं मिली, जो किससे मिली, पुरस्कृत से मिली। तो इसका आंसर क्या है, उन्हें क्या करूंगा मैं, उन्हें पुरस्कृत करूंगा। मैं बच्चों को विभिन्न प्रकार गिफ्ट दूंगा, उपहार दूंगा कि जो क्लास में पहली रैंक है उसको मैं स्कूटी दूंगा। इस तरह से बच्चा खुश हुआ, बच्चे ने अपनी जीत जान लगा ली पढ़ाई के लिए। इस तरह से बच्चा क्या हुआ, बहुत ही खुश हुआ। ठीक है। और एक बार मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे अपनी थ्योरी क्लास बहुत, मैं नहीं चाहता आपकी क्लास 1 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब पे है,
क्योंकि फिर आप भी नहीं पढ़ पाते, इतना समय रहता है, और भी आपको पढ़ना सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग पढ़नी, हिंदी इंग्लिश पढ़नी है ना, राजस्थान जीके पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है। तो मैं नहीं चाहता आपको ज़्यादा समय खराब हो, तो मैं क्या करता हूँ, आपको कम समय में अच्छी क्लास देने की पेश करता हूँ। कभी कभी बार मैं आपको एमसीक्यू सोल्व नहीं करवा पाता हूँ। मानो कि जैसे ही अपना चैप्टर पूरा हुआ तो देखिए, एक मेरे खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, मेरे खुद के नाम से है ना, उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हरीश जानी सर। क्या नाम है? हरीश जानी सर। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे आपके राजस्थान जीके से संबंधित हो, चाहे रीजनिंग से हो, चाहे मैथ से हो, या फिर चाहे मैं अपन को शिक्षण अभिरुचि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपकी परीक्षा में है, विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा में डेली आपको न्यूज़ मिलती है। ये मेरा खुद का ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम। और आपको किसी प्रकार की कोई चैप्टर पढ़ने में समस्या हो कि सर शिक्षण अभिरुचि में सर मेरे को ये समझ नहीं आया, आप बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है हरीश जानी सर। इसको आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप मुझे इसके अंदर मैसेज कर सकते हो। उसको मैंने ओपन रखा, उसको मैंने हाइड नहीं किया। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नाम से, मेरा नाम आएगा वहाँ हरीश जानी, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सर ये चीज़ें हमें समझने इस तरह से करवानी चाहिए, इसमें विभिन्न प्रकार की पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपन बात करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र। देखो व्यवसाय का मतलब क्या होता है, शिक्षक अपना क्या काम, शिक्षक का व्यवसाय क्या है? शिक्षण कार्य करवाना। क्या है? शिक्षण कार्य करवाना। तो उसका मूल मंत्र क्या है कि शिक्षक का मूल मंत्र क्या है अपना शिक्षण कार्य करवाने के लिए? देखो पहला ऑप्शन क्या है कि उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि जो शिक्षक पैसे वाला वही पढ़ा सकता है? कोई जरूरी नहीं है। गरीब शिक्षक भी पढ़ा सकता है, बहुत कम मध्यम वर्ग का वो भी पढ़ा सकता है ना। तो अर्थात आर्थिक रूप से संपन्न होने का कोई भी जरूरी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, ऐसा शिक्षक जिसके पास विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है सर, मान लिया उसके पास विषय वस्तु का ज्ञान है, जैसे कि आपके पास शिक्षण अभिरुचि का बहुत बड़ा ज्ञान है, विस्तृत दायरा, आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, लेकिन आपको अपने शिक्षण अभिरुचि का व्यक्त करने का, जैसे मान चलो आपको पूरा पाठ याद है, आपको शिक्षण अभिरुचि का पूरा सिलेबस याद है, लेकिन आपको उसको अभिव्यक्त करने का, आपको प्रश्न सॉल्व करने का जब तक आपको माध्यम नहीं पता, आपको ट्रिक नहीं पता, तब तक आपके वो ज्ञान कोई भी काम का नहीं है। जैसे ही आपको पता है कि कार कैसे चलाते हैं, आपके पास में ज्ञान है कि कार को कैसे चलाते हैं, कि आपको पता है कार को ऐसे स्टार्ट करते हैं, फिर गियर निकालते हैं, गियर को ऐसे गाड़ी को एकदम खाली करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्लच दबाते हैं, फिर गाड़ी में गियर डालते हैं, फिर धीरे धीरे रेस्ट छोड़ते हैं या क्लच छोड़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर वापस क्लच दबाते। आपको पूरा ज्ञान है, लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती, सिर्फ आपको ज्ञान है, तो आपका वो ज्ञान भी कुछ भी काम नहीं आएगा। जब तक आपको कार चलानी नहीं आएगी, सिर्फ ज्ञान होना आपको काम का नहीं है। फिर क्या, उसका स्वभाव मधुरता होनी चाहिए। मधुरता जरूर थोड़ी शिक्षक आपसे मीठा बोले, ठीक है, उसका बोलने का, उसका उच्चारण करने का तरीका ठीक होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, लेकिन मधुर जरूर थोड़ी आपसे मीठी मीठी बातें करे, जैसे कहते हैं हाँ जी कैसे हो, कोई जरूर नहीं है। शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति कैसा हो, उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें वस्तु का ज्ञान तो है, विषय वस्तु का, लेकिन उस ज्ञान के फलस्वरूप वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा, तो उसका ज्ञान क्या काम का है? मान लिया आपने शिक्षण अभिरुचि के 7 पाठ अच्छे से क्या करे, रट्टे मार लिए, अच्छे से आपने रट्टा मार लिया, लेकिन रट्टा मारने के बाद भी अपना आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, आप अपना 100% एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप रट्टा मारने के बाद में भी आप अपना अप्लाइड ज्ञान क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके याद करने का क्या मतलब है? फिर ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं है, जब तक उसको आप क्या नहीं कर पाओगे, अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे। तो ऐसा शिक्षक जिसमें ज्ञान तो है ठीक है, लेकिन ज्ञान के परिणाम स्वरूप उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका चौथा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी भी व्यवसाय की सफलता क्या करती निर्भर करती है व्यक्ति की। देखो कोई भी व्यक्ति है, उसका व्यवसाय कब सफल होगा? जब क्या होगा? जब उसके अंदर क्या होगा? क्षमता व दक्षता होगी, रुचि होगी, आवश्यकता होगी, फिर मानसिक स्थिति। देखो इसमें अपना दिमाग लगाओ कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा वीडियो हिट कब जाएगा, आपके क्वेश्चन कब होंगे? जब मैं अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे आपकी क्षमता है 20 किलो भार उठाना, आपकी रुचि है कि मैं 20 किलो भार उठा सकता हूं, लेकिन आपकी क्षमता ही नहीं, तो आप कैसे उठा पाओगे? तो आपका वो व्यवसाय, वो आप काम सफल नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है, किसी भी व्यवसाय के सफल होना कब निर्भर करेगा? जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति, ठीक है मेरी मानसिक स्थिति है कि मैं मास्टर बनूं, लेकिन मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे बनूंगा? कोई जरूरी नहीं है। मेरी आवश्यकता है कि मैं शिक्षक बनूं या फिर मैं कोई भी काम करूं, मेरी आवश्यकता है उसके अनुसार पैसा कमाऊं, लेकिन आवश्यकता से थोड़ी बनूंगा।
जब तक मेरी क्या ना हो, मेरी क्षमता ना हो, मेरी क्या नहीं है, दक्षता ना हो। या फिर मेरी मानसिक स्थिति ये कह रही मैं शिक्षक बनूं, लेकिन मेरी क्या नहीं है, क्षमता नहीं है, दक्षता नहीं है, मैं शिक्षक नहीं बन पाऊंगा। या फिर मेरी रुचि है कि मैं गुरुजी बनूं, मैं पुलिस बनूं, मैं ऐसा ही बनूं, लेकिन मेरी क्षमता नहीं है गुरुजी बनने की, मेरी दक्षता नहीं है। तो जब तक व्यक्ति की क्षमता और दक्षता नहीं होगी तब तक उसका व्यवसाय क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इस तरह से आपको पॉजिटिविटी के अंदर क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या मैंने पहले बताया था कि गुरुजी राष्ट्र का क्या है, राष्ट्र का क्या है, निर्माता है। गुरुजी को पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि गुरुजी को अपने क्षमता और योग्यता के अनुसार अपना शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। अर्थात कोई भी व्यवसाय कब सफल होगा, जब उसकी क्षमता और दक्षता के अनुसार हो। रुचि हो जाएगी लेकिन क्षमता ही नहीं है ना। मेरी रुचि है कि मुझे 50 गोलगप्पे खाना है, लेकिन मेरी क्षमता ही नहीं, मेरे पेट में स्पेस ही नहीं, मैं 10 गोलगप्पे खा पाऊंगा। तो मेरी जब क्षमता ही नहीं तो मेरी रुचि कहां काम आएगी। मेरी आवश्यकता है कि मैं कार से घर जाऊं अपनी कोचिंग से, या घर से कोचिंग कार में जाऊं, मेरी आवश्यकता है, लेकिन सर मुझे कार चलानी आती नहीं है, मेरी क्षमता ही नहीं है। या फिर सर मेरी दक्षता ही नहीं, सर मेरे पास कार लाने के लिए पैसे ही नहीं है, अर्थात सर मेरी क्षमता नहीं है कार लाने के लिए, और सर मुझे कार चलाने की मेरे पास क्या नहीं है, दक्षता नहीं है, तब तक सर मेरी आवश्यकता कोई काम नहीं आएगी। लेकिन सर कभी कभी जब मैं रात में सोता हूँ तब सर मेरी मानसिक प्रक्रिया यह कहती है कि नहीं भाई तेरे पास तो कार होनी चाहिए, या तेरे पास बहुत बड़ा ऐसे कह सकते बंगला मकान होना चाहिए। लेकिन सर मेरा बंगला लेने के लिए सर क्षमता और दक्षता ही नहीं, तो सर मेरा मानसिक काम क्या आएगा। सर मेरे मन में बहुत प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन सर मेरी क्षमता और दक्षता नहीं। इस प्रकार व्यक्ति का तभी व्यवसाय सफल होगा जब व्यक्ति के अंदर क्या हो, क्षमता और दक्षता हो। इस प्रकार से आपको किसका आंसर होगा, इसका पहला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकों में व्यवसाय के लिए, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। देखो पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है। देखो बालक होगा, छोटा बच्चा होगा, सबसे पहले कहाँ सीखता है, अपने घर के अंदर सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, अपना ताऊ ताई ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से सीखता है, घर के अंदर परिवार रहते हैं उनसे सीखता है। जैसे ही बच्चा उनसे सीखे कहाँ आएगा, विद्यालय में आएगा। तो ये कह रहा है कि बच्चे में किसी भी व्यवसाय के प्रति, मानो कि बच्चे को बड़ा होकर क्या बनना है, कुछ भी बनना हो, लेकिन बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखे, अपने घर में सीखेगा ना। भाई बच्चा बड़ा हो, बच्चा देखता है उसके फादर क्या आर्मी में है, तो बच्चा क्या बोलता है, मैं भी बड़ा को क्या बनूंगा, मैं भी फौजी बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा। इस तरह का बच्चे में जो व्यवसाय उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखेगा, अपने घर में सीखेगा। सबसे पहले बच्चा व्यवसाय कहाँ सीखेगा, अपने घर में, और घर के बाहर कहाँ सीखेगा, वो सीखेगा अपने स्कूल के अंदर। कहाँ सीखेगा, स्कूल के अंदर। ये इसका चरण होता है। सबसे पहले बच्चा अपना व्यवसाय के प्रति धारणा का विकास कहाँ करेगा, घर के अंदर या फिर अपने परिवार के अंदर। कहाँ करेगा, घर के अंदर या फिर अपने परिवार के अंदर। फिर कहाँ करेगा, स्कूल के अंदर। और घर में आपके कौन करवाता है, ये सर घर में करवाते हैं हमारे अभिभावक, या फिर हमारे पेरेंट्स, या फिर हमारे माता पिता करवाते हैं। और विद्यालय में कौन कराते हैं, ये सर हमारे विद्यालय में कराते हैं शिक्षक। कौन करवाता है, शिक्षक। तो ये क्या पूछ रहा है कि बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का सबसे पहले बच्चे में विकास कहाँ होगा, सर सबसे पहले होगा घर में। और घर में कौन कराता है, सर घर में कराता है अभिभावक। कौन कराता है, सर माता पिता कराते हैं। उसका उत्तर क्या होगा, 4 होगा। अध्यापक करवाएंगे कौन, घर के बाद में, समाज अध्यापक के बाद में, और पड़ोसी आपको पता ही है मजे लेने वाले होते हैं पड़ोसी। तो कहने का तात्पर्य कि व्यवसाय के प्रति सबसे पहले बच्चे की धारणा कहाँ होगी, घर के अंदर होगी। कहाँ पे होगी, घर के अंदर, या फिर माता पिता से होगी। फिर कहाँ होगी, विद्यालय में गुरुजनों से होगी। फिर किससे होगी, समाज से होगी। इस तरह से आपका क्या होता है, चरण होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चा विद्यालय में आता है, आप उसको बार बार हंसते हैं, और जिसको मोटा बता क्या कहते हैं, ओए मोटू, ओए गोलू, ओए गोल गोल, पर कहते हैं लाल लाल टमाटर, इस तरह से। तो बच्चों को चिढ़ाना है, फिर बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, नहीं सर मजा नहीं आया, छात्रों के अनुकूल नहीं होते, नहीं सर कोई मतलब नहीं है, छात्रों को आज्ञा पालन हेतु प्रेरित नहीं करता, नहीं सर। लेकिन सर मेरा मन क्या कहता है, सर मेरा मानसिक स्तर, गुरुजी के क्या, गुरुजी का नैतिक गुण क्या कहता है कि मैं प्रत्येक बच्चे के बीच में क्या रखूंगा, मैं निष्पक्ष भाव से रहूंगा। अर्थात गुरुजी में कौन सा गुण पाया जाता है, निष्पक्षता का भाव पाया जाता है। और ये भाव क्या कहता है कि बच्चे का मजाक उड़ाना क्या नहीं होता है, उचित नहीं होता है। आपको इस तरह से पढ़ना है कि शिक्षक का नैतिक गुण क्या कहता है कि मैं प्रत्येक बच्चों के बीच में क्या रहूंगा, निष्पक्ष रहूंगा। मैं किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करूंगा। बच्चे में, शिक्षक में कौन सा गुण पाया जाता है, निष्पक्षता का। और इसके परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकलता है कि किसी भी बच्चे को मजाक उड़ाना या उसका मजाक करना, उसको चिढ़ाना क्या कहलाता है, आदर्श नहीं होता है। वो शिक्षक के गुण के अनुसार नहीं, या फिर विद्यालयों के आदर्शों में नहीं आता है। इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है। कुछ गुरुजी होते हैं विद्यालय के बाद घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्यों,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, उनको क्या नहीं आता, उनको समझ में नहीं आती, या उनको जो विद्यालय में जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, या उनके विद्यालय का वातावरण ऐसा नहीं होता उनको समझ में नहीं आता, या गुरुजी से विभिन्न प्रकार की शंकाओं के कारण बच्चों से या अपने संप्रेषण कौशल के विभिन्न प्रकार की बाधाओं विकार के कारण गुरुजी से नहीं पूछ पाते। इसलिए कुछ शिक्षक क्या कराते हैं, घर पे ट्यूशन करवाते हैं। तो ये कराता है कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन के संदर्भ आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है कि गुरुजी को प्राइवेट ट्यूशन करवाना चाहिए नहीं चाहिए? पहला क्या ऑप्शन है कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए। नहीं सर, ये तो गलत है। क्यों? कि सर कुछ वैसे ऐसे बच्चे हैं सर जो विद्यालय में फीस नहीं भर सकते हैं। मानो किसी विद्यालय की 1 लाख फीस है, लेकिन गुरुजी 1 महीने 1000 रुपये में पढ़ा रहे हैं। एक विद्यालय की 1 लाख फीस है, लेकिन सर गुरुजी 1000 पढ़ा रहे हैं, तो सर बच्चा वहां जाके पढ़ेगा ना, विद्यालय जाकर क्यों पढ़ेगा? बच्चे सर पैसे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं है, उसकी क्या क्षमता ही नहीं है, योग्यता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्राइवेट ट्यूशन पर सर रोक तो हम नहीं लगा सकते हैं सर, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। फिर क्या होता है, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, इस पर रोक तो इस तरह से होना चाहिए कि शिक्षक भरपूर पैसा नहीं लेगा, या शिक्षक विद्यालय समय में किसी प्रकार का ट्यूशन नहीं करेगा। इस पर रोक तो हो सकती है, लेकिन विभिन्न प्रकार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए सर इस पर रोक तो लगा सकते हैं। क्या दिक्कत है? इस समय ने रोक लगा दी कि विद्यालय के समय 10 से 4 है, 10 से 4 में कोई भी सरकारी शिक्षक अपने घर पे किसी प्रकार का प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा पाएगा, लेकिन उस समय के बाद करा सकता है ना। तो पूर्ण रूपेण अपन उसको बंद नहीं कर सकता था, उस पर विभिन्न प्रकार की शर्तों को ध्यान उसको बंद करिए भी सेंटेंस गलत है। इस पर कानून बनाकर क्या करना चाहिए, किसी को क्या देनी चाहिए, सजा? नहीं सर, सजा क्यों देनी चाहिए सर? बच्चा सर विद्यालय नहीं जा पा रहा, ट्यूशन आ रहा है, तो गुरुजी क्या गलती? गुरुजी तो बच्चे खुद आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सर अब गुरुजी शिक्षक तो क्या सजा नहीं दे सकते हैं? फिर क्या है, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में की जाए। यह सर बिल्कुल सही सेंटेंस सर। मेरा मानसिक स्तर कह रहा है सर, मेरा नैतिक गुण क्या कह रहा है कि सर प्राइवेट ट्यूशन तब कराना चाहिए जब विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो। क्या? या तो विद्यालय का वातावरण सही नहीं है और बच्चा फीस नहीं भरो, विभिन्न प्रकार की जब बच्चे में परिस्थितियां उत्पन्न होती है, या शिक्षक और जो विद्यालय वाले शिक्षक और बच्चे के बीच में सर संप्रेषण विकार अच्छे से नहीं हो रहा, संप्रेषण विकार, संप्रेषण भाषा की विभिन्न बाधाएं हैं, उसके परिणाम स्वरूप बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, या बच्चे के घर से विद्यालय दूर होने के कारण बच्चा विद्यालय नहीं जा पा रहा, उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, कुछ सर विषम परिस्थितियां होती है, उस परिस्थितियों में सर गुरुजी क्या करा सकते हैं सर, ट्यूशन करवा सकते हैं। इसलिए सर मुझे लग रहा है सर दूसरा आंसर सही है। इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अपने मानसिक स्तर के अनुसार आपको अप्लाइड ज्ञान कराना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब तक एमसीक्यू सोल्व नहीं कर पाओगे, आप जब तक उत्तर नहीं दे पाओगे, जब तक आपका माइंड के अंदर आपका सकारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। मेरे कहने का मतलब आप कुछ भी सोचो वो सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही। आप गलत मत सोचो किसी भी प्रकार का। आप किसी भी शिक्षक के प्रति सोच रहे हो, आप कोई भी सेंटेंस करो, मैं कहता हूं आप 20 में कोई भी अपने शिक्षण विषय प्रश्न करो, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? आपकी सोच सही होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। आपकी सोच क्या सही है? यदि आपकी सोच होती है कि प्राइवेट ट्यूशन बिल्कुल बंद ही करना चाहिए, सर पैसे लेते हैं, टाइम खराब करते हैं, वो सर बहुत पैसा कमाते थे, आप क्या कराओगे? आप कराओगे कानून बनाकर दंडनीय अपराध करते। अरे भाई नहीं, आपकी सोच सकारात्मक करो। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो फीस नहीं भर पाते स्कूल की, स्कूल नहीं जा पाते किसी काम के कारण, उनको विषम परिस्थितियों में बच्चों को ट्यूशन करवाना चाहिए। अर्थात आपके सोचने की क्षमता सही होनी चाहिए। आप गलत मत सोचो। हो सकता है आपको किसी सर ने ट्यूशन के अंदर मारा हो, फीस लियो आप ज़्यादा, या आपका टाइम खराब किया, आपको गुस्सा आएगा, नहीं यार उस शिक्षक को मैं कैश करूंगा, ट्यूशन बंद होना चाहिए। लेकिन आपके खुद के लिए नहीं, पूरे समाज के बच्चों के, पूरे अपने वातावरण में रहने वाले बच्चों, अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक बच्चों के बारे में सोच के फिर उसका आप क्या लो, फिर उसके बारे में आप सोचो ऑप्शन, फिर आपका 100% सही होगा। आप कोई भी प्रश्न करो उसका सकारात्मक रूप से सोचो कि मैं 100% सोच रहा हूँ फिर उत्तर दूंगा। आपने सोचा कि यार चलो हो सकता है मेरा किसी ने बुरा किया है, लेकिन क्या पता मेरे बुरा करने से किसी को फायदा मिल रहा हो, तो आपके सोचने का तरीका सही है। अपन कहते हैं ना कि तुम कभी ना कभी किसी का अच्छा करो ना करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो। अपन कहते हैं ना कि भाई तू मेरा बुरा कर सकता तो कर, भाई अच्छा कर सकता तो कर, यदि तू अच्छा नहीं कर पाता बुरा मत कर मेरा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप गलत मत सोचो। आप किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे कोई, लेकिन गलत मत सोचो। तो कहने का मतलब आपका प्रश्न करने का तरीका कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे टेक क्या जाओ नकारात्मक, नहीं कोचिंग तो बंद होनी चाहिए, उस पर केस होना चाहिए, शिक्षक को कानून बनाकर क्या जेल में डाल देना चाहिए। नहीं भाई, कुछ तो ऐसे बच्चे होंगे ना, गरीब होंगे, जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े रूप है, असमता वाले बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल की दूरी अधिक है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है, विद्यालय की फीस नहीं भर पा रहे, तो उन बच्चों को क्या होना चाहिए? उन बच्चों के लिए विषम परिस्थितियों में क्या लागू होना चाहिए? ट्यूशन होना चाहिए। इस तरह से आपका क्या है? चौथा आंसर है। इसी के साथ ये आपका चैप्टर पूरा होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है सामाजिक संवेदनशीलता, जो आपकी थ्योरी क्लास का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद अपन प्रत्येक चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कौन से एमसीक्यू पूछे गए थे और नए क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, फिर हम आपके 4 से 5 आपके मॉडल टेस्ट लेंगे किसके? शिक्षण अभिरुचि के।
जिसमें आपके 50-50 प्रश्न हो गए, 5-5 कह सकता हूँ, तो 250 5 में 25 मतलब 250 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपके इस BSTC मारने की भरपूर गुंजाइश करते हैं, लगभग आएंगे उसमें से क्वेश्चन। इस तरह से मैं आपके 250 क्वेश्चन बढ़ाएंगे, उसके आपको 5 टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर होंगे 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, वो आपके एग्जाम से पहले होंगे। और उन 500 मॉडल पेपर को जैसे ही आपका एग्जाम हुआ दिन के अंदर या शाम के टाइम, अगले दिन मैं आपको क्या करूंगा, यूट्यूब पे लाइव आपको सॉल्व कराऊंगा उसको, कि मेरे सोचने का क्या तरीका था, आपने किस तरह से किया, फिर बताना कि सर मेरे 100 में, फिर मेरे सर शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 50 नंबर आए, या फिर 150 में से 150, 140, 130। फिर आप मनन करना, चिंतन करना कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, किस तरह से गलत हुआ, या फिर किस तरह से सही होना चाहिए और क्यों गलत हुआ। इस तरह का आप क्या करोगे, आप करोगे चिंतन और मनन करोगे, और उसके परिणाम स्वरूप अपन क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे शिक्षण अभिरुचि की आपके 150 में से 150 नंबर आए। बस इसकी एक ही शर्त है कि अंतिम तक 1 जून से पहले आपको 31 मई तक आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूँ आपको शिक्षण अभिरुचि इतनी अच्छी तरह से याद करवा दूँगा, आप एग्जाम देने जाओगे मज़ा आएगा आपको। जैसे ही आप पेपर करोगे, वाह ये तो सर ने पढ़ाया था, ये तो मेरे को लिखाया था, इस तरह से क्वेश्चन आया। ठीक है, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। और कोई भी न्यूज़ चाहिए अपने शिक्षण अभिरुचि रिलेटेड, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है हरीश जानी सर, इसको सर्च कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की PDFs, आपके मॉडल पेपर के सॉल्यूशन सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप भी साथ साथ में सोल्व करते रहिए, और अपने सोचने की मनोदशा, अपनी अभिव्यक्ति को सकारात्मक रखिए। कोई भी चीज़ सोच रहे हो, एक सेंटेंस याद कर लो, किसी का अच्छा कर पाओ ना कर पाओ अलग बात है, लेकिन किसी का बुरा मत करो। जब तक ये बात माइंड में बिठा लो, तब तक आपके शिक्षण अभिरुचि के सारे क्वेश्चन सही होंगे। मैं वादा करता हूँ ये चीज़ अपना लो कि किसी का अच्छा करूँ ना करूँ, लेकिन किसी का बुरा नहीं करूँगा। इसके अनुसार आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, और बात करते हैं आपकी सामाजिक संवेदनशीलता क्या होती है। और तब तक अपना टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, थ्योरी क्लास में। फिर अपन MCQs लेके आएंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, फिर आने वाले क्वेश्चन कैसे हैं, फिर आपके मॉडल पेपर, फिर आपके एग्जाम से पहले अपन एक करेंगे माँ मैराथन क्लास। उस क्लास के अंदर आपके 7 चैप्टर, 7 टॉपिक क्लियर होंगे, और 100% ऐसा करेंगे कि आपको 150 में से 150 नंबर आपको दिलवा के रहेंगे शिक्षण अभिरुचि के अंदर। ठीक है, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से कमेंट करके बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। इसको भूलना मत, कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे अच्छे से कि सर आपकी क्लास हमें अच्छी लगी, या कौन कौन सी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, कमेंट करके बताइए। या आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरी विभिन्न प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन कमेंट करना ना भूलें कि सर आपकी क्लास कैसे लगी। मैं आपका कमेंट देखता हूँ, मैं हर बच्चे का, हर व्यक्ति का, हर बालिका, हर बालक का मैं कमेंट पढ़ता हूँ एक शिक्षक होने के नाते, कि बच्चे ने क्या क्या कमेंट किया है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी के चलते व्यस्तता के कारण मैं आपकी क्लास डेली अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं समय मिलता है मैं कर लूँगा। जैसे ही आप बच्चे बोर्ड एग्जाम से फ्री होंगे, आप हमारे 12th वाले बच्चे 4 अप्रैल को फ्री हो जाएंगे, कुछ 4 अप्रैल को हो जाएंगे, कुछ 7 अप्रैल को फ्री हो जाएंगे। जैसे ही हमारे बोर्ड एग्जाम के बच्चे 7 या 9 अप्रैल को फ्री हो जाएंगे सारे, 9 अप्रैल के बाद आपकी हमेशा कंटिन्यू क्लास आएगी, मैं भी फ्री हो जाऊँगा, फिर बच्चे फ्री हो जाएंगे, फिर अपन डेली एक क्लास ले शिक्षण अभिरुचि की, और एग्जाम तक ऐसा कर लेंगे 1 महीने में कि अपने शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 150 नंबर आए। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो गई, तो अगेन मैं आपको साधुवाद कहना चाहता हूँ। अपनी क्लास देखते हैं, अच्छे से प्यार दीजिएगा, और एक कमेंट करके, अच्छा सा कमेंट करके बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साथ साथ में सोल्व करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।